हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर 2022। ठीक है, तो ये वीडियो टोटली क्लास 10th के लिए होने वाला है। ओके, एंड हम सब जैसे कि जानते हैं कि सीबीएसई ने जो न्यू पैटर्न लॉन्च किया है इसका हमारे एग्ज़ाम्स का, जिसमें हमारे दो तरह के दो टर्म्स में हमारे एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, राइट। सो टर्म 1 पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है एंड टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट। सो इसीलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है सो दैट यू विल गेट 95+ इन योर बोर्ड्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला पॉइंट। चलते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नो योर सिलेबस वेल। आपको अपना सिलेबस जो है अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको अभी तक अपना सिलेबस नहीं मिला, अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारे पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स के डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए और उनको देखिए कि आपका टर्म 1 में और टर्म 2 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके आने वाले हैं। ओके, सिलेबस पता होना यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा ना, तो आपके दिमाग में तभी आप प्लानिंग कर सकते हो, तभी आप प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस बार भी 30% रिड्यूस हुआ है 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। हमारा मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ अबाउट टर्म 1, ठीक है। हम जानेंगे टर्म 1 के बारे में, ठीक है। तो टर्म 1 जैसे कि हम सब जानते हैं एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला। नाउ अब हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि कितना टाइम हमारे पास है और कितना हमने वेस्ट किया और कितने टाइम में हमारी क्या प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है, ठीक है। मान लो अभी सिलेबस हमारा आया है, ठीक है, जुलाई हमारा एंड होने वाला है, राइट। अगर हमने प्रिपरेशन मई से या अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। सो उसी को हमें अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। अब देखो, क्या जुलाई हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया। नाउ वी आर हैविंग अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। 3 मंथ्स है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे, ठीक है। एक ऐसे बच्चे होंगे जिनका पूरा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीटेड होगा, ठीक है। पूरा सिलेबस जो है उनका कंप्लीटेड होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 40 to 50% कंप्लीट होगा, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 40 to 50% कंप्लीट होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नाउ दे विल स्टार्ट, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग अप्रोच होने चाहिए, ठीक है। अब वो बच्चे जो कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं टर्म 1 का, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म 1। तो उनको क्या करना है, उनको टिल सितंबर 15 तक क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीशन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना आप कर सकते हो। टर्म 2 का भी आपको उसको करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो चुका होगा। सो अच्छी बात होगी फिर आपको, क्योंकि टर्म 2 के लिए हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा कम टाइम। टर्म 1 में क्या है ना, टर्म 1 में थोड़ा इजी सिलेबस है, ठीक है, थोड़ा इजी सिलेबस है टर्म 1 में, तो उसको आप थोड़ा कम भी टाइम दोगे ना तो चलेगा। टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसको आपको रिवीजन भी अच्छे से करनी होगी, उसको आपने पढ़ना भी अच्छे से होगा, ठीक है। इसीलिए आपको सितंबर 15 तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 40 to 50% वाले कैटेगरी के बच्चे, जिनका 40 to 50% सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया। तो उनको भी सितंबर 15 तक अपना सिलेबस कंप्लीशन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। उनको ये करना है कि सितंबर 15 तक एटलीस्ट उनका टर्म 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। टर्म 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो बच्चे जो स्टार्ट करेंगे अभी, उनको फुली फोकस करना है सिर्फ किस पे, सिर्फ टर्म 1 पे, ठीक है। सिर्फ टर्म 1 पे ही उन्हें अभी फोकस करना है। ऐसा
अब टर्म 1 पे आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, तो आपको भी ये ट्राई करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर सको। अब सारे बच्चों की एबिलिटीज़ अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, राइट, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ बच्चे उसी टाइम में ज़्यादा कर लेंगे, कुछ कम ही कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर टर्म 1 एंड देन अगर आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टाइम से तो आपको थोड़ा सा टर्म 2 का भी करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। यस, सो मैंने कहा हाउ मच टाइम वी हैव अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। नाउ अब एक चीज़ देखो, हमारे एग्ज़ाम्स हो सकता है नवंबर में हो या हो सकता है दिसंबर में हो, ठीक है, हो सकता है नवंबर में हो सकता है दिसंबर में हो, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम्स नवंबर में होंगे तब तो हमारे पास 3 महीने हैं, लेकिन अगर दिसंबर में होते हैं, दे आर गोइंग टू हैपन इन दिसंबर, तो क्या होगा, दिसंबर में अगर हमारे एग्ज़ाम्स होंगे तो देखो हमारे पास 1 मंथ एक्स्ट्रा है फॉर टर्म 1, तो क्या हम उस 1 मंथ को सिर्फ टर्म 1 में ही एग्जॉस्ट कर देंगे? बताओ, सिर्फ टर्म 1 में ही एग्जॉस्ट कर देना है? नो, आपको क्या करना है, उस 1 मंथ को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब देखो अक्टूबर में ना, अक्टूबर स्टार्टिंग तक हमारा डेट शीट है, ठीक है, डेट शीट हमें मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगी, ठीक है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब आपके एग्जाम्स होंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, सिलेबस को आप ज़्यादा कर सकते हो। आपको ये ध्यान देना है कि आपको एंड टाइम पे टर्म 2 के लिए भी टाइम बचाना है, ठीक है, तो टर्म 2 की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ज़्यादा रिविजन्स करने होंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, राइट, सो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं हमारी अगस्त स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। अगस्त में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अब जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको एटलीस्ट आपका 30 to 35% सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए, होना ही चाहिए। देखो बाय सितंबर एंड, ठीक है, या फिर आगे चल के ऐसा एक टाइम होना चाहिए कि टर्म 1 के एग्ज़ाम से पहले आपका एटलीस्ट 70% सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, और उसके लिए आपको ये अप्रोच फॉलो करना होगा, ठीक है। 30 to 35% सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। सो मूविंग अहेड, अब हमारा आ जाता है मंथ सितंबर का, ठीक है, तो सितंबर में अगेन आपको 30 to 35% सिलेबस करना है कंप्लीट, क्योंकि सितंबर एंड तक आप ले लो, सितंबर एंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करना है, ठीक है, उसी पर ध्यान देना है। ओके, सो मूविंग अहेड, अब टाइम आता है अक्टूबर का, ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ दैट आर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर, ठीक है, तो एग्ज़ाम अगर हमारे नवंबर में होने वाले हैं तो अक्टूबर का जो मंथ है पूरा हमें डेडिकेट करना है ऑन द रिविजन, ठीक है, टर्म 1 को ही हमें अच्छे से डेडिकेट करना है, ठीक है। रिवीजन, अब देखो एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में जिसके 80% आए हैं और जिसके 95 प्लस आए हैं, उस पर डिफरेंस यही होता है कि आपने नंबर ऑफ रिविजन्स कितने किए, ठीक है, हाउ मैनी रिविजन्स यू डिड, ठीक है, कितने रिविजन्स आपने टोटल किए। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको टर्म 2 के लिए टर्म 1 को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, आपको आगे के लिए भी सोच के चलना है, लेकिन आपको अभी जो प्रेजेंट में यानी कि जो टर्म 1 है उसको भी ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सिचुएशंस टर्म 2 के टाइम पे क्या होने वाली है। सो आपको इस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। नाउ देखो अक्टूबर में हमारा रिविजन हो गया, नवंबर इज़ गोइंग टू बी आर एग्ज़ाम्स, ठीक है, नवंबर में आपका पूरा एग्ज़ाम का माहौल बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम टर्म 2 की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो ये तो हमारे टर्म 1 का था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में क्या क्या कितना कितना करना है, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, अगर किसी बच्चे का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस कंप्लीट कर सको। नाउ मूविंग अहेड, अब देखो हम सारे लोग, मैंने देखा है यूट्यूब पे सब बता रहे हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट कोई नहीं बता रहा कि आपको पढ़ना कैसे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई खुद कहती है कि यू शुड फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है।
सिलेबस के अंदर से ही सब कुछ आता है और एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो पूरा अच्छे से ही पढ़ के जाना। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे सोशल साइंस वगैरह हो गया, उनका तो एक एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज ना उनमें से बहुत ईजिली निकल आते हैं। मेनली जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो थ्योरेटिकल ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा क्यों? देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो हमारे मन में क्या आता है कि हमें एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो चाहे उस कॉन्सेप्ट में से आपसे कितने भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू कैन आंसर, राइट। तो इसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपको पहले अभी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। आपको एमसीक्यूज पर फोकस कब करना है? अक्टूबर में, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। और एक चीज़ और गाइज, आप जब पढ़ाई करोगे ना लाइक अगस्त में, सितंबर में, तो आपको ऐसे नहीं करना कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ दिया। नो, जब आप उसमें करोगे ना तो आप एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर देखोगे। लाइक आपने पूरी थ्योरी पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे, एग्जाम्पल्स करे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज एनसीईआरटी के, ठीक है। तो आपने थ्योरी भी की और क्वेश्चंस भी किए सारे। और एनसीईआरटी में भी पीछे टेक्स्ट बुक में या जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उसमें भी कुछ एमसीक्यू 1 मार्कर्स क्वेश्चन होता है, वो भी आपको करने हैं। 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम अपना सिलेबस करोगे तो आपको सारा कुछ पूरा ही चैप्टर करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से भी बहुत सारे 1 मार्कर्स निकलते हैं, ठीक है। तो उससे ना आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है क्वेश्चंस करने से, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। जब हमारा अक्टूबर आएगा, ठीक है, अक्टूबर में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ आगे है हमारा कि हमने ये तो सोच लिया कि चलो हमें पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पढ़ने से पहले अपना डे और अपना वीक दोनों ही प्लान करना है। अब डे और वीक प्लान करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 से 11 ये करोगे, 11 से 12 वो करोगे। नो, यू हैव टू सेट योर डेली एंड वीकली टारगेट्स, ठीक है। आपको डेली और वीकली टारगेट्स सेट करने हैं। अब देखो, टारगेट सेट करने से क्या होता है, आपको ना एक डेडलाइन मिल जाती है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस टाइम तक मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जब व्हेन यू आर अंडर द डेडलाइन, तो हो सकता है 100% ना हो, ठीक है, हो सकता है 100% ना हो, बट 70 to 80% तो होगा। 70 to 80% तो होगा। तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कोई भी चाहे हम तरीका अपनाएं, तो आपको डेली और वीकली टारगेट्स तो बनाने ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। मैंने भी अपने टाइम पे ये बहुत फॉलो किया था और ये बहुत वर्क करता है रियली। आप 100% नहीं कर पाओगे फॉलो, बट आप 80 to 90% तो कर ही लोगे, ठीक है। और डेली और वीकली टारगेट्स कैसे? देखो, डेली टारगेट्स में जैसे कि आपने ये देख लिया कि आज, या फिर आपने एक दिन सोने से पहले रात को ही अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है। कल आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हो। इससे आपका, जब कल आप पढ़ने बैठोगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सोचने में आपका टाइम नहीं जाएगा कि क्या पढ़ूँ। आपके माइंड में वो पहले से ही चीज़ क्लियर होगी कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली और वीकली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद इफेक्टिवली अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। नाउ गाइज, इट्स टाइम टू कंक्लूड द वीडियो। जो मैंने आपको वीडियो में बताया, पहले आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट यू आर क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में आपकी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। हाउ मच टाइम वी हैव? सो वी हैव 3 to 4 months, ठीक है। वो हमें पता चलेगा हमारी डेट शीट के बाद ही, बट नाउ वी हैव 3 months। अगर हम देखें कि अक्टूबर तक है हमारे पास 3 months, ठीक है। सो अक्टूबर तक तो है हमारे पास 3 months। नाउ मैंने आपको बताया अगस्त में आपको एटलीस्ट 30 to 35% सिलेबस कंप्लीट करना है। सितंबर में भी सेम स्ट्रैटेजी। अक्टूबर में रिवीजन, ओनली एंड ओनली रिवीजन। अगर उस टाइम तक आपकी डेट शीट आ जाती है और आपको ये कहा जाता है योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर, तो आपको रिवीजन को ही डेडिकेट करना है आपका अक्टूबर मंथ। अगर इन केस
दिसंबर में होंगे हमारे एग्ज़ाम, तो हम अक्टूबर को भी फुली यूटिलाइज करेंगे फॉर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नवंबर को डेडिकेट करेंगे अपना उसके लिए, रिविजन के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, ओके। नाउ रोड मैप टू फॉलो, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है? आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रखने हैं। अक्टूबर के टाइम पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एंड गाइस, आप लोगों को मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि क्या आपको डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी देखनी है। उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से बताऊँगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। एंड हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? प्लान योर डे एंड वीक एंड स्टडी इफेक्टिवली। आपको अपना डे और अपना वीक जो है प्लान करना है और इफेक्टिवली आपको स्टडी करनी है। और गाइज एक चीज़ और, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना दूर करो, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके स्टडी टेबल के आमने सामने कोई भी स्क्रीन ना हो, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इन केस अगर आपको ये है कि हाँ डाउट्स आ रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप उन डाउट्स को ना मार्क करते चलो। जब आपका एक टाइम पे, जब आपने मान लो आपने जो सेट किया था टारगेट, वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड डाउट्स आप बाद में मोबाइल में या जहाँ पे भी गूगल पे आप जो भी देखते हो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उससे ना आपका डिस्ट्रैक्शन जो है कम हो जाता है, ओके। सो अगर आप डिस्ट्रैक्शन में ही फ़ोन लेके अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो आप फोकस नहीं रह पाओगे। अगर आप 1 घंटा भी फोकस होके पढ़ते हो तो वो आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी उसमें से निकल कर आएगी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन से तो दूर ही रहना है। और अभी फ़िलहाल आपको पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको अच्छे से रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करके चलना है अपनी, क्योंकि हेल्थ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में पता चला आप बीमार पड़ गए और फिर आपका टाइम ऐसे ही लॉस हो गया, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से आपको टाइम देना है, अच्छे से इफेक्टिवली स्टडी करनी है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।